हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आरपीएससी द्वारा दोस्तों आयोजित की जाने वाली आपकी जो ईओ और आरओ भर्ती परीक्षा 2025 है, उसके लिए दोस्तों आज का ये मॉडल पेपर भाई 17वां मॉडल पेपर आज आपके सामने लेकर आ चुका हूं। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल दोस्तों एक ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट द्वारा दोस्तों तैयार किया गया मॉडल पेपर है। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आपको, अगर आप दोस्तों हमारी ईओ आरओ मॉडल पेपर सीरीज को आपकी एग्जाम तक अगर कंटिन्यू देखते हो ना, तो दोस्तों आपकी अन्य विद्यार्थियों की तुलना में एक लेवल दोस्तों ऊपर की तैयारी होगी, ये गारंटी है दोस्तों हमारी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के इस मॉडल पेपर का दोस्तों पहला प्रश्न क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला ही प्रश्न बहुत ही शानदार है और दोस्तों इस क्वेश्चन को आरपीएससी दोस्तों और किस प्रकार से पूछ सकते हैं ये भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोला है, जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो दोस्तों किन के मध्य हुआ था। हीरालाल शास्त्री मिर्जा इस्माइल के मध्य, या दोस्तों जमनालाल बजाज जयपुर महाराजा के मध्य, हरिभाऊ उपाध्याय या महात्मा गांधी के मध्य, या दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा या मेवाड़ महाराजा के मध्य। जो जेंटलमैन एग्रीमेंट था वो दोस्तों हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस जेंटलमैन एग्रीमेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ना, इंपॉर्टेंट जितने भी जो फैक्ट है जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए वो सभी दोस्तों मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। एक नंबर लगा के लिखना। जेंटलमैन एग्रीमेंट दोस्तों जयपुर रियासत से संबंधित था, पहली बात। दूसरी बात, ये एग्रीमेंट दोस्तों कब हुआ था, तो ये 1942 को हुआ था, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया दूसरा फैक्ट। 3 नंबर दोस्तों लगा के लिखना, इस एग्रीमेंट के अनुसार जो राज्य सरकार थी, जो राज्य सरकार थी दोस्तों, भविष्य में दोस्तों अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। अंग्रेजों की मदद दोस्तों नहीं करेगी, मदद नहीं करेगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और मैं बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को आरपीएससी और किस प्रकार से पूछ सकती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा दोस्तों हूबहू आपको, ठीक है। 4 नंबर दोस्तों लगा के लिखना, इस एग्रीमेंट के तहत दोस्तों है ना, जयपुर के महाराजा दोस्तों कौन थे, तो यहां पे नोट करना, इस एग्रीमेंट के समय जयपुर के महाराजा दोस्तों सवाई मानसिंह द्वितीय थे। सवाई मानसिंह द्वितीय, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के समय जयपुर के महाराजा कौन थे, तो सवाई मानसिंह द्वितीय थे, ठीक है। इस एग्रीमेंट के तहत दोस्तों जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की घोषणा की गई। उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की घोषणा दोस्तों की गई थी इस एग्रीमेंट के अनुसार, ठीक है। और जो एग्रीमेंट था, इसी एग्रीमेंट के अनुसार दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, बड़ा गजब का फैक्ट बता रहा हूं, भारत छोड़ो आंदोलन से दोस्तों जयपुर रियासत को अलग रखा गया इसी एग्रीमेंट के तहत। मतलब दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत जयपुर रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, इस बात का ध्यान रखना। और काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट भारत छोड़ो आंदोलन की मूल भावना के विपरीत था, मूल भावना के विपरीत था दोस्तों, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई जेंटलमैन एग्रीमेंट से संबंधित जो कंप्लीट दोस्तों डिटेल थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे नोट करना, अब आरपीएससी इस क्वेश्चन को और किस प्रकार से पूछ सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर देखिए दोस्तों हूबहू दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है, क्या बोल रहा है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन दोस्तों सत्य नहीं है, ठीक है। यह एग्रीमेंट 1942 ईस्वी में हुआ, मैंने अभी आपको बताया। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, नहीं, इसका संबंध जयपुर रियासत से है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार या राज्य सरकार दोस्तों भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, ये बात भी बिल्कुल सही है और ये बात भी बिल्कुल सही है। अरे मैंने अभी आपको बताया था, आपके सामने प्रत्यक्ष में परिणाम की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए दोस्तों सही कूट से उत्तर को चुनना है हमें। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 और 2, 1 और 2 दोस्तों, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरपीएससी दोस्तों जैसा क्वेश्चन पूछे ना वैसा आपको आंसर करना है। डाउट नाम की चीज जो आपके अंदर है वो दोस्तों खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों मैं आपको इसलिए बोलता हूं कि जो हमारी ईओ और आरओ जो दोस्तों भर्ती परीक्षा के लिए जो 21 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर लो, पहली बार में सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा, हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों, ईओ आरओ एग्जाम में हूबहू दोस्तों छपेंगे ऐसे क्वेश्चन, और क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों कितना बेटर लेवल है। क्या बोल रहा है दोस्तों, लोक देवी देवताओं के संबंध में कौन सा या कौन से कथन दोस्तों सत्य हैं, विश्वास के आधार पर भगत इनके पास पूछ सकते हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों।
वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने के योग्य समर्थ है। दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है। लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते, ये बात दोस्तों गलत होगी। ये व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा देते हैं दोस्तों, है ना, ये क्या हो गई, गलत हो गई। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 1 और 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों, लोक देवी देवताओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं जो अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। यहां पर दोस्तों नोट लगा के लिखना, कुछ बता देता हूं दोस्तों आपको जो एग्जाम में हूबहू दोस्तों पूछे गए हैं। यहां पर दोस्तों 1 मिनट दोस्तों, थोड़ी सी जगह मिल जाए मेरे को, फिर बताता हूं आपको। ये देखिए, दिख रहा है, ठीक है। यहां पर दोस्तों नोट लगा के लिखना, अगर आपको पूछ ले राजस्थान के पंच पीरों में शामिल लोक देवता दोस्तों कौन कौन से हैं, शामिल लोक देवता दोस्तों कौन कौन से हैं, तो दोस्तों नोट लगा के लिखना। 1 नंबर पे आ जाएगा आपका रामदेव जी। 2 नंबर पे आ जाएगा दोस्तों आपका पाबू जी। 3 नंबर पे आ जाएगा मेहा जी। और 4 नंबर पे आ जाएगा दोस्तों आपका गोगा जी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों 5 नंबर पे आ जाएगा आपका हड़बू जी, ठीक है, हड़बू जी। ये लोक देवता दोस्तों पंचपीरों में शामिल है राजस्थान के, ध्यान रखना। इसको याद कैसे करोगे, तो आपको याद करना है RPMGH, आपको इतना से याद कर लेना है RPMGH। देखिए रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, गोगा जी और हड़बू जी, आपको ये छोटा सा ट्रिक दोस्तों याद करना है, एग्जाम में क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि दोस्तों यहां पर गायों की रक्षा करने वाले लोक देवता कौन कौन से हैं, गायों की रक्षा करने वाले लोक देवता, ये क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, नोट लगा के लिख लेना। 1 नंबर पे आ जाएगा पाबू जी, लोक देवता पाबू जी, जिसने दोस्तों जींदराव खिंची से, किससे, जींदराव खिंची से देवल चारणी की गायों को छुड़ाई थी दोस्तों, देवल चारणी की गायों को दोस्तों छुड़ाई थी इसने, लोक देवता पाबू जी ने। अपने विवाह में दोस्तों 4 फेरे लेकर ही दोस्तों उठ गए थे इस जींदराव खिंची से दोस्तों देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए, ठीक है। 2 नंबर पे आ जाएगा आपका गोगा जी। इसने दोस्तों महमूद गजनवी से दोस्तों गायों को छुड़ाने के लिए दोस्तों ये गए थे, महमूद गजनवी, ठीक है। 3 नंबर पे आ जाएगा दोस्तों आपका तेजा जी, लोक देवता तेजा जी, जिसे काला बाला का देवता कहते हैं, लोक देवता तेजा जी दोस्तों मेर के मीणाओं से दोस्तों लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए दोस्तों ये गए थे, लाछा गुजरी की गायों को दोस्तों, है ना। ये फैक्ट दोस्तों याद कर लेना। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, यहां पे नोट लगा के लिखना, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों आरपीएससी इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ सकती है, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गोरक्षा के प्रकरण है। अरे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे दोस्तों कितने लोक देवता हैं, 3 तो आपको याद करना है, एक और है दोस्तों देव जी। तो दोस्तों यहां पे नोट लगाना, गोगा जी दोस्तों जिसने महमूद गजनवी से दोस्तों गायों की रक्षा की थी, ये बात बिल्कुल सही है। तेजा जी जिसने दोस्तों मेर की मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी, ये बात भी बिल्कुल सही। और पाबू जी जिसने दोस्तों जींदराव खिंची से देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी, ये बात भी बिल्कुल सही। और देव जी दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरपीएससी आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आंसर करना है, डाउट नाम की जो आपके अंदर चीज है ना वो दोस्तों खत्म हो जानी चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं जो हमारी ईओआरओ भर्ती परीक्षा 2025 है उसके संबंधित जो 21 हमने दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, टेस्ट सीरीज दोस्तों ज्वाइन कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पहली बार में दोस्तों आप सिलेक्शन लगोगे, इतना बेहतरीन डिटेल दोस्तों 360 डिग्री के एंगल से फुल डिटेल दोस्तों इसमें सॉल्यूशन किया गया है। देखिए मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर देखिए दोस्तों टोटल आपको 21 ऑनलाइन टेस्ट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें विद पीडीएफ रहने वाली है, अनलिमिटेड दोस्तों इसमें अटेम्प्ट होंगे और अपडेट सिलेबस के अनुसार होगी। मतलब दोस्तों जनवरी 2025 तक का आपको पूरा लेटेस्ट कंटेंट, साथ में जो दोस्तों फरवरी में जो आर्थिक समीक्षा आई है 2024-25 वाली, वो भी दोस्तों इसमें इंक्लूड है। तो पूरा अपडेट सिलेबस रहेगा, क्योंकि पिछली बार से अब की बार बहुत सारी योजनाओं का नाम चेंज हो चुका है, तो पूरा लेटेस्ट कंटेंट है। प्रत्येक टेस्ट में दोस्तों 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों दोस्तों इसमें कवर किए गए हैं। जो एप्लीकेशन का लिंक है ना वो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्वेश्चन का 360 डिग्री के एंगल से फुल डिटेल सॉल्यूशन किया गया है। मतलब दोस्तों क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, वो 4 ऑप्शन होते हैं, उनका डिटेल सॉल्यूशन तो है ही,
इसके अलावा उस क्वेश्चन को आरपीएससी और किस प्रकार से पूछ सकते हैं वो भी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ये जो एप्लीकेशन है Q50 जीके क्लासेज के नाम से आप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डायरेक्ट भी, या एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है। टोटल दोस्तों इस टेस्ट सीरीज की जो प्राइस रहने वाली है वो दोस्तों 317 रुपए रहने वाली है। 317 299 प्लस दोस्तों आपकी 10-15 रुपए जीएसटी चार्ज लगेगा, तो टोटल 317 रुपए में आप टेस्ट सीरीज दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आते हैं फिर से हमारे क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई मैं प्रचार नहीं कर रहा, जो रियल में EORO को लेकर जो बंदा सीरियस है ना उसके लिए दोस्तों ये टेस्ट सीरीज है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है दोस्तों बहुत स्टैंडर्ड लेवल का है। पहला टेस्ट हमारा बिल्कुल फ्री है, आप दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो, आपको मालूम पड़ेगा किस लेवल और किस क्वालिटी का दोस्तों कंटेंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस या उन चित्रशैली या शैलियों को दोस्तों चिन्हित कीजिए जहां मतीराम की दोस्तों साहित्यिक रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। जोधपुर, जयपुर, अलवर या बीकानेर, सही कूट का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देखिए यार कितना गजब का लेवल है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा, केवल फर्स्ट या केवल फोर्थ, या दोस्तों 1 और 4 या 2 और 3। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल 1। देखिए जोधपुर में या मारवाड़ चित्रकला शैली में दोस्तों मतीराम द्वारा दोस्तों रचित रचना है दोस्तों रसराज, जिसका विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जो मतीराम है ना, ये मतीराम की 2 रचनाएं हैं दोस्तों। मतीराम की कितनी रचनाएं, 2 रचनाएं। एक तो हो गई रसराज, एक हो गई दोस्तों ललित ललाम। इसके एक फेमस रचना हो रहा है ललित ललाम, ये भी दोस्तों मतीराम द्वारा रचित रचना है। और मतीराम दोस्तों बूंदी के शासक है, यहाँ पे नोट करना, बूंदी के शासक दोस्तों बहाव सिंह का दरबारी कवि था। इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए, बहाव सिंह का क्या था ये, दरबारी कवि मतीराम, ठीक है, नोट लगा के लिखना। और मतीराम ने दोस्तों जो ये रचना की है ना रसराज, ये कहां पर की है, ये बूंदी में दोस्तों की है, बूंदी में की है। लेकिन इसका विषय वस्तु के रूप में उपयोग कहां पर हुआ है, जोधपुर में हुआ है। ये डाउट दोस्तों आप क्लियर कर लेना। इसकी रचना कहां पर की गई, रसराज की, तो बूंदी में की गई है। लेकिन इसका विषय वस्तु के उपयोग के रूप में उपयोग हुआ है वो दोस्तों मारवाड़ चित्रकला शैली में हुआ है, आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है आपका दोस्तों, क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। अगर आपको पूछ ले पंचतंत्र चित्रांकन, पंचतंत्र चित्रांकन का संबंध किस चित्रकला शैली से है, चित्रांकन का संबंध किस चित्रकला शैली से है, तो दोस्तों आपको करना है मारवाड़ चित्रकला शैली। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण के विस्तार में दोस्तों अंतर क्या है। अब भाई जिस बंदा को ये मालूम है ना कि राजस्थान का पूर्व से लेकर दोस्तों पश्चिम की लंबाई दोस्तों कितनी है और उत्तर से लेकर दोस्तों दक्षिण की लंबाई कितनी है, ये जिस बंदा को मालूम है ना वो इस क्वेश्चन को सही करे। अब आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों पूर्व से पश्चिम राजस्थान की लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर, ठीक है। और दोस्तों उत्तर से दक्षिण जो राजस्थान की लंबाई है वो दोस्तों 826 किलोमीटर। इसके विस्तार में दोस्तों अगर 869 में से हम 826 निकालेंगे तो दोस्तों 43 किलोमीटर आएगा दोस्तों। इनके विस्तार में ये अंतर है, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है दोस्तों आपका एकदम पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कितना गजब का प्रश्न दे रखा है। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों, आप क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। अरे भाई एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप दोस्तों Q50 जीके क्लासेज के नाम से भी सर्च कर सकते हो। Q50 जीके क्लासेज के नाम से भी आप सर्च कर सकते हो एप्लीकेशन को, ठीक है। टोटल 21 टेस्ट है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, मैंने स्क्रीन पर नंबर बता रखे हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। डेमो बिल्कुल फ्री है, डेमो देखिए आप, है ना। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। उड़िया का पठार दोस्तों गुरु सीकर के नीचे स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो दोस्तों सिरोही में स्थित है। और जो गुरु सीकर है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है, जो पर्वत चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, इसके जस्ट नीचे स्थित है दोस्तों उड़िया का पठार। कंफ्यूजन दूर। आगे देखिए दोस्तों यहां पर क्या बोल रहा है, बनास छप्पन का मैदान है वो बनास बेसिन का भाग है। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूरूप है, या मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा और 12 जिलों के मध्य स्थित है। इनमें से कौन कौन से कथन दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों पहला सही है, और दोस्तों इसके अलावा आपका सी भी सही है। तो ए और सी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे, देखिए कैसे होगा। छप्पन का मैदान दोस्तों, छप्पन का मैदान दोस्तों 56 बेसिन में स्थित है। 56
बेसिन में स्थित है। और 56 बेसिन को क्या बोलते हैं दोस्तों? माही बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माही बेसिन बोलते हैं। अगर आपको ये बात मालूम होती तो ये क्वेश्चन यहां पर गलत नहीं होता आपका। 56 के बेसिन को दोस्तों, 56 का मैदान 56 के बेसिन में स्थित है और माही 56 के बेसिन को क्या बोलते हैं? माही बेसिन। तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों माही बेसिन। ये हो गया गलत। 56 का मैदान माही बेसिन का भाग है, इस बात का ध्यान रखना। और कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में दोस्तों मुख्यतः ये स्थित है। इसका 90% तक का भाग है, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। बनास बेसिन का भाग क्या है? तो मालपुरा करौली का मैदान। अगर आपको पूछ ले मालपुरा करौली का मैदान किस बेसिन का भाग है? करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, तो ये बनास बेसिन का भाग है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, उदयपुर में जो तस्तरी नुमा पहाड़ियों की श्रृंखला पाई जाती है उसको दोस्तों गिरवा कहते हैं। उदयपुर में जो तस्तरी नुमा पहाड़ियों की श्रृंखला पाई जाती है उसको गिरवा कहते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा और बारां जिलों के मध्य स्थित है। कोटा और झालावाड़ जिलों के मध्य स्थित है। कोटा और झालावाड़ जिलों के मध्य दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर आपको पूछ ले कि मुकुंदरा की पहाड़ियां राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का दोस्तों ये हिस्सा है, पठारी प्रदेश का हिस्सा है। और दोस्तों ये अगर आपको पूछ ले राजस्थान के कितने किलोमीटर क्षेत्र में दोस्तों ये विस्तृत है? तो लगभग 120 किलोमीटर की लंबाई में दोस्तों ये विस्तृत है, इस बात का ध्यान रखना। मुकुंदरा की पहाड़ियां, और इसका सर्वोच्च शिखर है, मुकुंदरा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर दोस्तों क्या है? चंदवाड़ी है, इस बात का ध्यान रखना। चंदवाड़ी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मुकुंदरा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? चंदवाड़ी। ठीक है। तो आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आंसर करना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों कितना बेटर पर्सन है, क्या बोल रहा है भाई? निम्नलिखित को सुमिलित, कौन सा सुमिलित नहीं है? एक तरफ दोस्तों सहायक नदियां दे रखा है और एक तरफ संबंधित नदी दे रखा है। मानसी और खारी नदी दोस्तों बनास की सहायक नदी है, ये बात बिल्कुल सही है। उजाड़ और आहू काली सिंध की सहायक नदी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। चाप और जाखम माही नदी की सहायक नदी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मेज भी चंबल की सहायक नदी है, लेकिन सागी नदी है ना, ये चंबल की सहायक नदी नहीं है भाई। ये दोस्तों लूणी की सहायक नदी है, लूणी नदी की सहायक नदी है, जिसका उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। लूणी नदी की ऐसी 3 ही नदियां हैं जिनके लास्ट में डी नहीं लगता है, डी नहीं लगता है। कौन कौन सी नदियां? एक तो सागी, एक हो गई जवाई और एक हो गई गुहिया, गुहिया। ठीक है। ये 3 नदी रट लो जिनके लास्ट में डी नहीं लगता है। बाकी की जितनी भी नदियां है ना जिनके लास्ट में डी लगता है वो सभी चंबल की सहायक नदियां हैं। लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी है ना, ये सभी दोस्तों क्या है? चंबल की सहायक नदियां, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लूणी की सहायक नदियां। ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि बनास नदी की और कौन कौन सी सहायक नदियां, तो नोट लगा लिखना। बनास नदी की दोस्तों सहायक नदियां बेड़च, डाई, कोठारी। बेड़च हो गई, डाई हो गई, कोठारी हो गई, कोठारी नदी हो गई। ठीक है। बेड़च नदी के किनारे आर्य सभ्यता स्थित है। ठीक है। इसके अलावा मोरेल, मोरेल नदी भी आपकी बनास नदी की सहायक नदी है। गोलवा, गोलवा नदी भी दोस्तों बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक है। इसके अलावा काली सिंध, बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से, राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से। काली सिंध की मैं बात करूं तो दोस्तों काली सिंध की उजाड़, आहू, इनके अलावा और कौन कौन सी नदियां हैं? तो निवाज हो गई, निवाज नदी, निवाज और परवन, ये दोस्तों काली सिंध की सहायक नदी है। और काली सिंध का उद्गम दोस्तों कहां से होता है? नोट लगा लिखना, मध्य प्रदेश के देवास है, एमपी के देवास, यहां पे नोट लगा लिखना दोस्तों, एमपी के देवास की बागली गांव की पहाड़ियों से, बागली गांव की पहाड़ियों से दोस्तों काली सिंध नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए चाप और जाखम, ये माही नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि माही नदी का उद्गम कहां से होता है, तो मध्य प्रदेश के दोस्तों महू गांव की विंध्याचल की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश के महू गांव की दोस्तों विंध्याचल की पहाड़ियों से आपकी माही नदी का उद्गम होता है। और माही नदी की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? चाप और जाखम के अलावा, तो नोट लगा के लिखना, ईरू, ईरू हो गया, सोम हो गया, अनास हो गई, अनास, भादर हो गया और हरण, ये सभी नदियां दोस्तों क्या है? माही नदी की सहायक नदियां है। चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां भाई? चंबल नदी की एक तो होगी मेज नदी होगी आपकी। इसके अलावा दोस्तों नोट लगा लिखना, काली सिंध नदी होगी, काली सिंध नदी, ये भी चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी हो गई, ये भी चंबल की सहायक नदी है। पार्वती हो गई, पार्वती हो गई, गंभीरी हो गई, बामणी हो गई, है ना, गंभीरी, बामणी, ये सभी दोस्तों क्या है? चंबल की सहायक नदियां दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। और चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ियों से, जनापाव की पहाड़ियों से दोस्तों चंबल नदी का सहायक क्या होता है? उद्गम होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है।
काली सिंध नदी का मैंने आपको बता दिया, काली सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है? अरे मध्य प्रदेश के देवास गांव की बागली गांव की पहाड़ियों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तांबे की खाने कुशलगढ़, सैनपुरी और भगत का बास दोस्तों निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? झुंझुनू, अलवर, भीलवाड़ा और कोटा। देखिए तांबा दोस्तों झुंझुनू में निकलता है, मैं मानता हूं, लेकिन दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अलवर। ठीक है, ये अलवर में स्थित है कुशलगढ़, सैनपुरी और भगत का बास। इसके अलावा और राजस्थान में कौन कौन सी तांबे की खाने हैं, हम डिटेल से दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछ ले इसके अलावा, देखिए कुशलगढ़ हो गया, एक मिनट रुकिए, कुशलगढ़ हो गया, सैनपुरी हो गया और भगत का बास। इसके अलावा एक और है खोदरीबा, खोदरीबा ये भी तांबे की प्रसिद्ध खान है जो अलवर में स्थित है। ये 4 तो हो गई अलवर में स्थित। इसके अलावा देखिए झुंझुनू की मैं बात करूं तो झुंझुनू में कौन कौन सी स्थित है? खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना खनन क्षेत्र, तांबे का खनन क्षेत्र है। खेतड़ी सिंगाना हो गया, मदान कुदान हो गई, मदान कुदान खनन क्षेत्र, मदान कुदान खनन क्षेत्र हो गया। चांदमारी हो गई, चांदमारी खनन क्षेत्र। और दोस्तों अकावली, अकावली खनन क्षेत्र। कोल्लण, कोल्लण खनन क्षेत्र है ना, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गए दोस्तों पूरे झुंझुनू में। इसके अलावा एक और है गोलिया, गोलिया एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, गोलिया हनोतिया खनन क्षेत्र। गोलिया हनोतिया खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो तांबे से संबंधित है। गोलिया दोस्तों पड़ता है आपका सिरोही में और हनोतिया पड़ता है आपका दोस्तों कहां पर? अजमेर में। ये हनोतिया कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है अजमेर में, अजमेर में। तो ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है, ये सभी दोस्तों फैक्ट है। इसके अलावा और तांबे के दोस्तों खनन क्षेत्र नहीं है राजस्थान में। पूरे आपके सामने कंसेप्ट कवर कर दिया हूं। इसके अलावा देखिए भीलवाड़ा में और कौन कौन से खनन क्षेत्र है? भीलवाड़ा को अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। अरे वही भीलवाड़ा है जिसे टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, अब्रक नगरी भी कहते हैं भीलवाड़ा को। और इसमें प्रमुख अब्रक खनन क्षेत्र दोस्तों कौन कौन से है? तो नाथ की नेरी, नाथ की नेरी अगर पूछ ले इस क्वेश्चन की जैसे कि नाथ की नेरी, और दोस्तों पूछ ले टुनका, और पूछ ले रतन गांजा, रतन गाजा, रतन गाजा और दाता बुणा से, दाता बुणा से, दाता बुणा से। अब्रक के प्रमुख खनन क्षेत्र नाथ की नेरी, टुनका, राता बुणास, सिंदरियावास। एक और है भाई, एक और है सिंदरिया, सिंदरियास, सिंदरियास दोस्तों ये भी आपके भीलवाड़ा में पड़ता है ना। निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपके भीलवाड़ा करना आपको, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो ये अब्रक के प्रमुख खनन क्षेत्र है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। पशुधन आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट दोस्तों नीलरतन बनर्जी ने किस स्थल का दोस्तों उत्खनन किया है? बेराट, आहड़, कालीबंगा और दोस्तों गणेश्वर। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होता है, बेराट सभ्यता का। और मैंने दोस्तों आपको बहुत बार बताया है बेराट सभ्यता की उत्खनन करता, अरे कनाडा देश याद कर लो, कनाडा देश याद कर लो। कनाडा देश का मतलब हो गया कैलाश नाथ दीक्षित, एन का मतलब नीलरतन बनर्जी, डी का मतलब दयाराम साहनी और देश का मतलब देश पांडे, देश पांडे। ठीक है, ये इसके प्रमुख उत्खनन करता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा बेराट सभ्यता दोस्तों कहां पर स्थित है? वर्तमान में जो कोटपूतली बहरोड जिला है, कोटपूतली आपका जो बहरोड जिला है वो उसमें पड़ती है दोस्तों, पहले जयपुर जिले में थी। किस नदी के किनारे है? तो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, बाणगंगा नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। और इस बेराट सभ्यता से 4 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, संस्कृतियों के दोस्तों क्या मिले? अवशेष मिले। कौन कौन सी संस्कृतियों के अवशेष? यहां से यूनानी संस्कृति के अवशेष मिले, नोट लगा के रखना। यहां से दोस्तों यूनानी संस्कृति के अवशेष मिले, क्योंकि दोस्तों यूनानी शासक मेनांडर की 16 मुद्राओं दोस्तों यहीं से प्राप्त है। मेनांडर की 16 मुद्राएं है ना, सूती कपड़े में लिपित हुई, तो यहीं से प्राप्त हुए, इसलिए सूती कपड़े में लिपित हुई प्राप्त हुए। तो यहां पर सूती कपड़े के अवशेष भी बेराट सभ्यता से मिले। ठीक है, तो यूनानी संस्कृति के अवशेष मिले, इतना कंसेप्ट क्लियर। 2 नंबर लगा के लिखना। यहां से दोस्तों महाभारत कालीन संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हैं, महाभारत कालीन संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हैं, क्योंकि पांडवों ने अपना 1 वर्ष का जो अज्ञातवास है ना इसी बेराट सभ्यता में दोस्तों बिताया था। ठीक है, तो महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हैं। 3 नंबर दोस्तों लगा के लिखना, यहां से दोस्तों बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त हैं, बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त है, क्योंकि बीजक की पहाड़ी, जो बेराट सभ्यता में जो बीजक की पहाड़ी है ना, बीजक की पहाड़ी, गणेश पहाड़ी, भीम डोंगरी, उनमें जो बीजक की पहाड़ी है वहां से दोस्तों 1837 में कैप्टन बर्ट ने दोस्तों भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। कौन सी शिलालेख की खोज की थी? भाब्रू शिलालेख की दोस्तों खोज की थी। और भाब्रू शिलालेख दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना। तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। 4 नंबर दोस्तों लगा के लिखना, यहां से दोस्तों बौद्ध संस्कृति हो गई आपकी
इसके अलावा दोस्तों मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त है। मौर्यकालीन संस्कृति के दोस्तों यहाँ से अवशेष प्राप्त है, क्योंकि अशोक के जो स्तंभ है ना वो दोस्तों अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित है, इस बात का ध्यान रखना। तो मौर्य कालीन संस्कृति के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, इतना आपका कंसेप्ट क्लियर। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं आहड़ सभ्यता की बात करता हूँ, तो आहड़ सभ्यता भाई उदयपुर में दोस्तों बेड़स नदी के किनारे स्थित है। देखिए दोस्तों ऑथेंटिक कंटेंट देने में यार टाइम लगता है, और मैं टाइम लेता हूँ। आप देख रहे होंगे कि सर आप ये क्या बताने लगे, मैं जो बता रहा हूँ एग्जाम में छपेगा। आहड़ सभ्यता से संबंधित दोस्तों बेड़स नदी के किनारे स्थित है, उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में पड़ती है आहड़ सभ्यता। इसके उत्खनन करता रट लो भाई, आप इसके उत्खनन करता रट के चले जाओ। आहड़ सभ्यता का अगर पूछ ले सबसे पहले उत्खनन कार्य किसने किया था, सबसे पहले उत्खनन कार्य किसने किया था, या आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किसने किया था, तो यहां पे आपको करना अक्षय कीर्ति व्यास ने। A.K. व्यास ने दोस्तों आहड़ सभ्यता का सबसे पहले कार्य किया, उत्खनन कार्य। इसके बाद में इसका उत्खनन करता आ जाएगा R.C. अग्रवाल आ जाएगा, R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। फिर आ जाएगा आपका H.D. सांकलिया, H.D. सांकलिया, ये भी आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य है। डेक्कन कॉलेज भी दोस्तों इसके उत्खनन कार्य किया है। डेक्कन कॉलेज तो कहां पर है? पुणे में है, इस बात का ध्यान रखना। डेक्कन कॉलेज पुणे। मेलबर्न जो विश्वविद्यालय है ना, मेलबर्न विश्वविद्यालय दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न विश्वविद्यालय भी दोस्तों आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किया है। तो ये ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता के उत्खनन कार्य निम्नलिखित में से कौन उत्खनन करता कौन नहीं है, तो पूछ ले। मेलबर्न विश्वविद्यालय, डेक्कन कॉलेज, तो आप देखिए ये कहां पर आ गए, ये भाई इसके उत्खनन करता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता की मैं बात करूं तो कालीबंगा सभ्यता के 6 टोटल उत्खनन करता है। कौन कौन से? एस.बी. जैन हो गया, बी.बी. लाल हो गया, और बी.के. थापर हो गया। इसके अलावा दोस्तों एम.डी. खरे हो गई, एम.डी. खरे। इसके अलावा दोस्तों और के.एम. श्रीवास्तव हो गया, के.एम. श्रीवास्तव हो गया। इसके अलावा जे.वी. जोशी हो गया, जे.वी. जोशी। टोटल 6 उत्खनन करता रट लो। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करता है। गणेश्वर सभ्यता दोस्तों आपको मालूम है नीम का थाना में, कांचली नदी के किनारे, और इसका उत्खनन करता R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार है। ऐसा कंसेप्ट, ऐसा लेवल और ऐसा दोस्तों सॉल्यूशन शायद ही कहीं आपको पूरे यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगा, एक गारंटी दे रहा हूं यार। आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है दोस्तों, चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हो ना आप। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक रोहिलादित्य के नाम से दोस्तों जाना जाता था? हरिश्चंद्र, रज्जिल, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम और दोस्तों मथन देव। देखिए गुर्जर प्रतिहार शासकों की बात हो रही है। रोहिलादित्य जो गुर्जर प्रतिहार शासक का जो संस्थापक माना जाता है हरिश्चंद्र, उसको दोस्तों रोहिलादित्य के नाम से जाना जाता है। अगर आपको पूछ ले दोस्तों कि कौन सा शासक है आदि वरहा की उपाधि दोस्तों धारण की थी, आदि वरहा की उपाधि, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा? मिहिर भोज को दोस्तों आदि वरहा के नाम से जाना जाता है। और किस गुर्जर प्रतिहार शासक को दोस्तों रणहस्तीन के नाम से जाना जाता है? रणहस्तीन के नाम से जाना जाता है। तो आपको करना है दोस्तों यहां पर वत्सवराज। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो आपको नागभट्ट प्रथम करना है, इस बात का ध्यान रखना। किस अभिलेख के अनुसार? गठियाला अभिलेख के अनुसार। ठीक है, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। और किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था? तो दोस्तों किसने बनाया था? नागभट्ट द्वितीय ने। इस बात का भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, नागभट्ट द्वितीय ने। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भाई, क्या बोल रहा है देखिए दोस्तों, कितना गजब का प्रश्न है। कानड़ देव का दोस्तों मुख्यमंत्री कौन था भाई? अरे कानड़ देव का मुख्यमंत्री, क्वेश्चन का लेवल देखें, देवड़ा, सुल्तान, जेता देवड़ा, विक्रम देव या दोस्तों पद्मनाभ। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताएं दोस्तों क्या हो जाएगा, कितना बेटर क्वालिटी का क्वेश्चन है। और दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेता देवड़ा कान्हड़ देव चौहान का मुख्यमंत्री था। कान्हड़ देव चौहान कहां का शासक था? जालोर का शासक था। अरे मैं बात कर रहा हूं 1311 ईस्वी में, जब दोस्तों 1311 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों जालोर पर आक्रमण किया था, तो उस समय दोस्तों कानड़ देव चौहान जालोर का शासक था, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और जालोर दुर्ग का नाम दोस्तों इसने क्या कर दिया था? जलालाबाद कर दिया था, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। जलालाबाद दोस्तों कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने जीत कर। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट आपका कवर होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में टोटल दोस्तों 4 बार आक्रमण किए थे। 4 बार आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण किया था दोस्तों इसने
1301 ईस्वी में दोस्तों रणथंभौर पर। दूसरा आक्रमण किया 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर। तीसरा किया दोस्तों 1308 ईस्वी में इसने आपके सिवाना दुर्ग पर। और 4 नंबर पर किया दोस्तों 1311 में इसने जालोर दुर्ग पर। और चारों बार दोस्तों इसने जीता है, इस बात का ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सॉरी, आज के लिए दोस्तों इतना ही, आज दोस्तों इतना ही है। ठीक है, फिर कभी बताएंगे क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर से बता रहा हूँ, अगर दोस्तों आप ईओ आरओ भर्ती परीक्षा को लेकर सीरियस हो तो आप दोस्तों हमारी जो 21 हमने ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन आपके लिए दे रखी है, तो आप दोस्तों इसको ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल एक अफोर्डेबल प्राइस है, 317 रुपये में। एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वरना दोस्तों आप डायरेक्ट भी Q50 जीके क्लासेस के नाम से दोस्तों आप सर्च करके एप्लीकेशन दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो और ये टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। रामबाण ब्रह्मास्त्र कंटेंट है दोस्तों। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।